हेलो गाइस, क्या हालचाल। आप देख रहे हैं वाईजी लॉ और मैं हूं वाईजी। आज हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। जैसा कि नाम से दिख रहा है, सोशियोलॉजिकल स्कूल लॉ को डिफाइन करता है सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे एनालिटिकल स्कूल सॉवरेन के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करता था कि कमांड ऑफ सॉवरेन है या ऑब्लिगेशन है जो सॉवरेन ने दी है, और नेचुरल लॉ स्कूल मोरालिटी के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करता था कि लॉ और मोरालिटी एक ही चीज़ है, सबके अंदर इंटरनल कंपास होता है, ऊपर से डिवाइन लॉ आता है वगैरह वगैरह। ऐसे सोशियोलॉजिकल स्कूल सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करता है। जूरिस्प्रूडेंस में ये वाली अप्रोच लाइज़ेस्फियर स्टेट से वेलफेयर स्टेट जब स्टेट बना था उस वक्त आई थी। लाइज़ेस्फियर का मतलब क्या है? लाइज़ेस्फियर डॉक्ट्रिन बोलती है, लाइज़ेस्फियर का मतलब है लीव अलोन, लिटरली लीव अलोन। मतलब लाइज़ेस्फियर डॉक्ट्रिन के हिसाब से गवर्नमेंट इकोनॉमी को अकेला छोड़ देगी, बिजनेस को अकेला छोड़ देगी। अकेला छोड़ देगी मतलब टैक्स नहीं लगाएगी, रेगुलेशन नहीं लगाएगी, रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी। जो बिजनेस को करने देना है वो करती रहेगी, इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगी। और जब सरकार इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगी बिजनेस में तो बिजनेस फ्लरिश होगा। ऑब्वियसली बिना टैक्स, बिना रेगुलेशन, बिना रेस्ट्रिक्शन के बिजनेस फ्लरिश होगा ही होगा। और बाय एक्सटेंशन मतलब बिजनेस फ्लरिश होगा तो सोसाइटी भी फ्लरिश होगी। तो ये लाइज़ेस्फियर डॉक्ट्रिन। लेकिन लाइज़ेस्फियर डॉक्ट्रिन में एक बात सोचने की ये है कि टैक्स लगाना इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन सब्सिडी देना भी तो इन्वॉल्वमेंट है, मिनिमम वेज देना भी तो इन्वॉल्वमेंट है, तो वेलफेयर भी करना है तो इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगा। और लाइज़ेस्फियर डॉक्ट्रिन के हिसाब से इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं सकता। तो अगर वेलफेयर स्टेट आपको बनना है तो आपको लाइज़ेस्फियर डॉक्ट्रिन से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो लाइज़ेस्फियर डॉक्ट्रिन जो कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे फोकस करती थी, उससे अपन सोशल इंटरेस्ट की तरफ बढ़े सोशियोलॉजिकल स्कूल की मदद से। समझ गए सोशियोलॉजिकल स्कूल का पूरा हिसाब। मगर अपन ने देखा था हिस्टोरिकल स्कूल में भी सोसाइटी बहुत हो रहा था, और अब सोशियोलॉजिकल स्कूल में भी सोसाइटी। तो डिफरेंस क्या है हिस्टोरिकल स्कूल और सोशियोलॉजिकल स्कूल में? डिफरेंस बड़ा सिंपल है। सोशियोलॉजिकल स्कूल लॉ को डिफाइन करता है सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, ये इस स्कूल के जूरिस्ट का प्राइमरी पर्पस है। बट हिस्टोरिकल स्कूल के जूरिस्ट का ये प्राइमरी पर्पस नहीं है। हिस्टोरिकल स्कूल के जूरिस्ट लॉ की हिस्ट्री यानी कि लॉ का ओरिजिन, लॉ का डेवलपमेंट, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और ऑब्वियसली लॉ के डेवलपमेंट और ओरिजिन दोनों में ही सोसाइटी का सबसे मेजर रोल है। तो सोसाइटी रिलेटेड डिस्कशन हिस्टोरिकल स्कूल में भी होता है, लेकिन पर्पस अलग है। सोशियोलॉजिकल स्कूल लॉ को सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में बनाना चाहते हैं, ठीक है, सोसाइटल इंटरेस्ट के इन्फ्लुएंस में बनाना चाहते हैं। लेकिन हिस्टोरिकल स्कूल के जूरिस्ट ओरिजिन ऑफ लॉ फाइंड आउट करना चाहते हैं, और डेवलपमेंट ऑफ लॉ किस तरह से हुआ, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट वो पता लगाना चाहते हैं कि वो डेवलप कैसे हो रहा है, ठीक है। तो सोसाइटी रिलेटेड है दोनों, लेकिन दोनों की अप्रोच में डिफरेंस है। स्कूल्स की डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो एक बात आप समझ लो तो बढ़िया रहेगा। जब ये जूरिस्ट अपनी अपनी थ्योरीज देते थे ना, तो उससे पहले कोई मेंबरशिप नहीं लेते थे कि मैं इस स्कूल का हूँ, मैं उस स्कूल का हूँ। इनको अपन ने बाद में अपनी कन्वीनियंस से स्कूल में डिवाइड करा है। जैसे बेंथम हो गया, अब बेंथम एनालिटिकल स्कूल के हैं, लेकिन इनका यूटिलिटी प्रिंसिपल सोशियोलॉजिकल स्कूल के कॉन्सोनेंस में भी सही बैठता है। और मॉन्टेस्क्यू है, मॉन्टेस्क्यू ने सबसे पहले लॉ को सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में रिलेट किया। अब इनको सोशियोलॉजिकल स्कूल में डालोगे या हिस्टोरिकल स्कूल में डालोगे? बताओ कहाँ डालोगे? अब ये बात है, मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ कि जो अपन ने स्कूल्स बनाए ना जूरिस्प्रूडेंस के, सोशियोलॉजिकल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, ये सारे वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। अब जैसे किसी एक जूरिस्ट की थ्योरी है और ये किसी और जूरिस्ट की थ्योरी है। अब इस जूरिस्ट की थ्योरी सोशियोलॉजिकल स्कूल में अच्छी बैठती है और इस जूरिस्ट की थ्योरी एनालिटिकल में अच्छी बैठती है, तो उनको स्कूल में डाला गया है। लेकिन ओवरलैपिंग भी थोड़ा थोड़ा होता है थ्योरीज में, समझ रहे हो? थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो सकता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है ये, समझ गए? तो ये तो हो गया इंट्रो और ज्ञान सोशियोलॉजिकल स्कूल का। अब बात करते हैं जूरिस्ट की। सबसे पहले जो इंसान है वो एक जूरिस्ट नहीं है, वो एक सोशियोलॉजिस्ट हैं। क्योंकि देखो सोशियोलॉजिकल स्कूल है तो सोशियोलॉजिस्ट का भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होगा ना। और ऑगस्ट कॉम्ट सोशियोलॉजी के फाउंडर माने जाते हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजिकल स्कूल नहीं, सोशियोलॉजी जो अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट, अलग फील्ड है, सोसाइटी की स्टडी, ठीक है। सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में लॉ की स्टडी है, समझ गए? तो ये सोशियोलॉजी के फाउंडर हैं ऑगस्ट कॉम्ट। इन्होंने, काफ़ी लोगों को लगता है कि इन्होंने सोशियोलॉजी वर्ड कॉइन करा है, ठीक है, और सबसे पहले इन्होंने यूज़ करा है, लेकिन ऐसा गलत है। अगर आपको कोई बताता है तो वो गलत बता रहा है। सोशियोलॉजी वर्ड कॉइन किया गया था इमैनुअल जोसेफ CS, जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन है, उन्होंने कॉइन किया था ये।
और इन्होंने ऑगस्ट कॉम ने उसको पॉपुलराइज किया था, मतलब उनकी थ्योरीज काफ़ी फेमस हुई थी, तो इन्होंने एक तरह से री इन्वेंट किया था सोशियोलॉजी को। लेकिन सोशियोलॉजी वर्ड कॉइन इन्होंने नहीं किया था, इन्होंने बस उसको पॉपुलर किया था खुद यूज़ करके, समझे। तो सोशियोलॉजी वर्ड का किसने कॉइन करा, तो ऑगस्ट कॉम कभी आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना। इन्होंने सोसाइटी को डिफाइन किया था एज एन ऑर्गेनिज्म। इनके हिसाब से सोसाइटी प्रोग्रेस कर सकती है जब वो साइंटिफिक प्रिंसिपल से गाइड होगी, विच शुड बी फॉर्मुलेटेड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ फैक्ट्स एक्सक्लूडिंग मेटाफिजिकल एंड सिमिलर कंसिडरेशन। मतलब हवाई बातें नहीं करनी है, भगवान का लॉ और भगवान के नियम और ये सब नहीं है, जो अपने साइंटिफिक प्रिंसिपल है उनके बेसिस पे सोसाइटी को गाइड करेंगे तो सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी, ऐसा इनका मानना था। लेकिन ये सोशियोलॉजिस्ट थे, जूरिस्ट नहीं थे, तो इनके बारे में इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अपने आते हैं पहले जूरिस्ट पे। पहले जूरिस्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है लियोन दिगित। लियोन दिगित दरखाइम से इंस्पायर हुए थे। दरखाइम भी एक सोशियोलॉजिस्ट थे। दरखाइम ने सॉलिडारिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। सॉलिडारिटी मतलब आपस में तालमेल, मतलब हिंदी में बताएं तो साठ गांठ, ठीक है। तो दरखाइम ने बोला था दो तरह की सॉलिडारिटी होती है। एक जो अपनी होमोजीनियस सोसाइटी होती है उसमें होती है मैकेनिकल सॉलिडारिटी, जहाँ पे सॉलिडारिटी बाय सिमिलिट्यूड होती है, मतलब सबके सिमिलर इंटरेस्ट होते हैं तो एक दूसरे को सब सपोर्ट करते हैं। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी हेट्रोजीनियस सोसाइटी में होती है जिसमें बहुत सारी वेरियस इंटरेस्ट होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल के वेराइड इंटरेस्ट होते हैं, तो वो अचीव करती है सोसाइटी बाय डिवीजन ऑफ लेबर। तो दरखाइम के ये सॉलिडारिटी के कॉन्सेप्ट से इंप्रेस होके, इंस्पायर होके इन्होंने डिफाइन किया था सोशल सॉलिडारिटी। दुगित के हिसाब से सॉलिडारिटी और कोहिजन इज द प्रिंसिपल रिक्विजिट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल लाइफ। सॉलिडारिटी के बिना सोशल लाइफ होगी ही नहीं। उनके हिसाब से जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उन सबका डायरेक्ट एंड, मतलब डायरेक्ट गोल उनका होना चाहिए टू इंश्योर द स्मूदर एंड फुलर वर्किंग ऑफ मैन विद मैन, मतलब सॉलिडारिटी को बढ़ावा देना। दिस दुगित कॉल्स द प्रिंसिपल ऑफ सोशल सॉलिडारिटी। उनके हिसाब से द ओनली राइट विच एनी मैन कैन पोजेस इज़ द राइट टू ऑलवेज डू हिज ड्यूटी। तो ये दुगित की पूरी थ्योरी थी, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म इस बात पे हुआ था कि इन्होंने जो ये सोशल सॉलिडारिटी का कॉन्सेप्ट दिया है ना, ये काफ़ी नेचुरल लॉ से सिमिलर है। मतलब इन्होंने एक इररिफ्यूटेबल, मतलब अनचेंजेबल ट्रुथ टाइप चीज़ बोल दी सॉलिडारिटी, और बोल दिया कि सबको उसी के लिए काम करना चाहिए। तो इनका क्रिटिसिज्म के लिए बोला गया कि इन्होंने नेचुरल लॉ स्कूल को गेट से बाहर निकाला लेकिन विंडो से वापस घर के अंदर घुसा लिया। मतलब बेसिकली ये नेचुरल लॉ स्कूल जैसी ही बातें कर रहे हैं। अब आपको समझ में आया कि मैं आपको क्यों बता रहा था कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं होते, इनकी थ्योरीज आपस में ओवरलैप करते हैं, क्योंकि नहीं है वाटर टाइट कंपार्टमेंट। इनने अपनी थ्योरीज दी, बाद में अपन ने इनको स्कूल्स में डाला। तो इधर देखो, दिगित एक्चुअली सोशियोलॉजिकल स्कूल के हैं, लेकिन इनका क्रिटिसिज्म यही है कि ये एक्चुअली नेचुरल लॉ स्कूल वाली बातें कर रहे हैं। समझ रहे हो, ओवरलैपिंग है। नेक्स्ट जूरिस्ट हैं रुडोल्फ आयरिंग। इनकी फेमस वर्क है लॉ एज अ मीन्स टू एन एंड। अब देखो फेमस वर्क आ जाएंगे स्क्रीन पे, इंपॉर्टेंट होंगे तो आपको बता दूंगा, वरना आप खुद पढ़ लेना, नोट डाउन कर लेना। इन्होंने इंटरेस्ट को डिवाइड किया इंडिविजुअल, सोशल और स्टेट इंटरेस्ट में। और इन्होंने बोला कि ये जो तीनों इंटरेस्ट है ना, इनको बैलेंस करना पड़ेगा, और इनको बैलेंस किया जाएगा बाय रिवॉर्ड एंड कोअर्शन। मतलब अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा और बुरा काम करोगे तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो ये दो चीज़ों के बेसिस पे इनको इंटरेस्ट को बैलेंस करेंगे अपन, ताकि इंडिविजुअल, सोशल और स्टेट इंटरेस्ट तीनों हों, तीनों के बीच में हार्मनी क्रिएट हो। और लॉज ऐसे ही बनने चाहिए कि वो इंडिविजुअल, सोशल और स्टेट इंटरेस्ट के बीच में एक बैलेंस बना सकें। तो ये थी रुडोल्फ आयरिंग की थ्योरी जो इंटरेस्ट पे बेस्ड थी। नेक्स्ट जूरिस्ट हैं यूजीन एल्रिक। यूजीन एल्रिक ने बोला था कि लॉ जो है वो डिराइव होता है सोशल फैक्ट से, वो स्टेट अथॉरिटी से डिराइव नहीं होता, वो सोशल फैक्ट्स और सोशल कंपल्शन से डिराइव होता है। उन्होंने डिफाइन किया था सोसाइटी को एज मेन इन एसोसिएशन, और उन्होंने बोला था कि फॉर्मल लॉ होता है और एक लिविंग लॉ होता है। फॉर्मल लॉ तो वो होता है जो ये स्टेट अथॉरिटी वगैरह बनाती है, लेकिन लिविंग लॉ वो होता है जो सोसाइटी की इन्फ्लुएंस से बनता है, मैन इन एसोसिएशन की इन्फ्लुएंस से बनता है। उन्होंने बताया लॉ वो नहीं होता जो स्टैट्यूट और रिपोर्टेड केसेस में प्रेसिडेंट्स में लिखा होता है। लॉ एक्टिविटीज ऑफ सोसाइटी इटसेल्फ होता है। एक लिविंग लॉ होता है अंडरलाइंग द फॉर्मल रूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। मतलब इन्होंने बोला था ये लिविंग लॉ है, इसके बेसिस पे ये फॉर्मल लॉ बनते हैं। एक्चुअली जो असली माल है वो लिविंग लॉ है, समझ गए। इन्होंने बोला था द फॉर्मल लॉ ट्रेल्स बिहाइंड लिविंग लॉ। मतलब जो सोसाइटी प्रोग्रेस करती है ना, जैसे जैसे
वैसे वैसे ये लिविंग लॉ प्रोग्रेस करता है, और इनके लिविंग लॉ के पीछे पीछे ट्रेल करता है फॉर्मल लॉ। मतलब लिविंग लॉ से इन्फ्लुएंस लेके फॉर्मल लॉ आता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा कौन सा होता है? ज़्यादा बड़ा अपना लिविंग लॉ ही होता है। समझ गए? तो ये है यूजीन एलरिक। नेक्स्ट जूरिस हैं रॉस्को पाउंड, लास्ट जूरिस जिनकी आज हम बात करेंगे। इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल भी बोला जाता है क्योंकि इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था, इनकी थ्योरीज काफ़ी फेमस थी। इन्होंने डिवाइड किया था इंटरेस्ट को प्राइवेट, पब्लिक और सोशल इंटरेस्ट में। ये इन्होंने डिवाइड इसलिए किया था क्योंकि इनने प्रिंसिपल दिया था, प्रिंसिपल क्या, थ्योरी दी थी सोशल इंजीनियरिंग की। सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होता है? उन्होंने बोला था कि लॉयर का काम होता है इंजीनियर के काम जैसा। उन्होंने बोला सोशल इंजीनियरिंग में आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो सोसाइटी का जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वांट्स कम से कम रिसोर्सेज से सेटिस्फाई हो सकें। तो थोड़ा थोड़ा यूटिलिटी प्रिंसिपल जैसा ही है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा इसमें आप बैलेंस करोगे सारे कंपीटिंग इंटरेस्ट, प्राइवेट इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट, और एक स्ट्रक्चर बनाओगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वांट्स सेटिस्फाई हो सकें, जिसको हम बोलेंगे सोशल इंजीनियरिंग, इस पूरे प्रोसेस को। तो ये हुआ सोशल इंजीनियरिंग। इन्होंने इसके अलावा 5 जूरल पोस्टुलेट दिए थे। पोस्टुलेट क्या होता है? पोस्टुलेट होता है कि जिस चीज़ को आप ट्रुथ मान लेते हो और उसके बेसिस पे थ्योरीज बनाते हो। तो जूरल पोस्टुलेट्स का आइडिया इन्होंने लिया था कोलर से। कोलर ने बोला था कि सारे लॉज रिलेटिव होते हैं और कंडीशन होते हैं बाय द सिविलाइजेशन इन विच दे अराइज। तो जो हर सिविलाइजेशन है उसके अपने अपने जूरल पोस्टुलेट्स होंगे, और उन जूरल पोस्टुलेट के बेसिस पे लीगल इंस्टीट्यूशन आइडिया ऑफ राइट है उसको इफेक्टिव बनाएंगे। मतलब क्या राइट्स लोगों के पास होने चाहिए और जूरल पोस्टुलेट से डिसाइड होगा, और जूरल पोस्टुलेट हर सिविलाइजेशन के अलग अलग होंगे। तो रॉस्को पाउंड ने 5 जूरल पोस्टुलेट्स दिए। नंबर 1, मैन मस्ट बी एबल टू अज्यूम दैट अदर्स विल कमिट नो इंटेंशनल अग्रेशंस अपॉन देम। कोई मेरे पे आके अटैक नहीं कर देगा, ये मेरा राइट होना चाहिए। पोस्टुलेट नंबर 1 मतलब क्रिमिनल लॉ। Number 2, men must be able to assume that they may control for beneficial purposes what they have discovered and appropriated for their own use, what they created from their own labor and what they have acquired under own labor and what they have acquired under the existing social and economic order। मतलब मैं जो सामान खुद बना रहा हूँ वो मेरा होगा, जो मैं मेरी मेहनत से कमा रहा हूँ वो मेरा होगा। तो इसमें सारे प्रॉपर्टी लॉज आ गए। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी आ गया। बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी में राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी आ गया। समझ गए? पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह वगैरह, मतलब प्रॉपर्टी ओन करने के सारे राइट्स इसके अंडर में आ गए। तीसरा है दे मस्ट बी एबल टू अज्यूम दैट दोज विद हुम दे डील इन द जनरल इंटरकोर्स ऑफ सोसाइटी विल एक्ट इन गुड फेथ। अब ये तो काफ़ी वाइड हो गया, मतलब गुड फेथ में एक्ट करने चाहिए सारे लोग, अल्टीरियर मोटिव्स नहीं होने चाहिए, ये मेरा राइट है। तो गुड फेथ मतलब काफ़ी जनरल चीज़ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है they must be able to assume that those who are engaged in some course of conduct will act with due care not to cast an unreasonable risk or injury on others। ये law of torts का basis हो गया। और fifth, they must be able to assume that others who maintain things likely to get out of hand or to escape and do damage will restrain them or keep them within their proper bound। तो ये भी tort हो गया, specifically strict liability और इंडिया में absolute liability भी। तो ये 5 postulate दिए इन्होंने, लेकिन ये 5 postulate इन्होंने ए प्रायराय क्लेम्स के जैसे नहीं दिए कि ये तो सच है ही है। ये उन्होंने बोला कि ये सारे पोस्टुलेट सिर्फ हाइपोथेसिस हैं, मतलब ये प्रूव डिसप्रूव हो सकते हैं। समझ रहे हो? मतलब साइंटिफिक प्रोसेस से ये आए हैं, बेसिकली ए प्रायराय क्लेम्स नहीं है। तो ये हो गया गाइस सोशियोलॉजिकल स्कूल कंप्लीट। अगर अच्छा लगा तो लाइक ठोको, यहाँ नीचे लाइक मार देना, और यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस की प्लेलिस्ट आ जाएगी, और यहाँ पे सब्सक्राइब आ जाएगा, और नीचे भी सब्सक्राइब होगा। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, पूरा वीडियो देख लेते हो एंड तक। अभी ये बकवास कर रहा हूँ, अभी देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करोगे, है ना? सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।